दोस्तों, आपके सामने आज मैं जिस महान कलाकार का जिक्र करने जा रहा हूँ वो जुबान से कम बोलते थे, आंखों से ज्यादा बोलते थे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। मैं उस महान इंसान और उस महान कलाकार की बात कर रहा हूँ जिसको आप इरफान खान के नाम से जानते थे। दोस्तों, मैं आपके सामने आज ये बताने नहीं आया हूँ कि उन्होंने कितनी फिल्मों में काम किया, कितने अवार्ड लिए, कितनी टीवी सीरियल में काम किया, कब वो हॉलीवुड गए और हॉलीवुड में कैसे उन्होंने अपनी धाक जमाई और किस तरह से वो इतने बड़े कलाकार बने। आज जबकि वो हमारे बीच नहीं है, मुझे लगता है कि उनके बारे में कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए जो आपको सामान्य तौर पे सुनने को नहीं मिलती हैं। तो पहली बात तो यह है कि इरफान किसी गरीब परिवार से नहीं थे। वो एक जमींदार फैमिली से थे, एक नवाबी खानदान से थे। और जब वो फिल्मों में ट्राई करने के लिए चले गए, हालांकि उनके परिवार में फिल्मों में काम करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि उनके मन में बचपन से ही ये घुस गया था कि मुझे फिल्मों में जाना है और फिल्मों में हर फिल्म में कुछ अलग करने के लिए होता है, कुछ नया करने के लिए होता है। तो मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिसमें रोज एक ही तरह का काम करना पड़े। इसलिए उन्होंने अपना कैरियर फिल्मों के लिए चुना। और जब वो एक बार चले गए तो उसके बाद उन्होंने अपने घर से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मांगी। एक बार एनएसडी में ट्रेनिंग करने के दौरान उन्होंने ट्यूशन भी किया, जिससे कि वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमा सकें और अपनी कुछ जरूरतें पूरी कर सकें। इस कदर फोकस्ड थे कि उनको अपनी माँ से भी झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि जब वो एनएसडी के लिए जा रहे थे तो उनकी माँ ने कहा कि भाई तुम कहाँ ये फिल्मों में नाचने गाने का काम करने के लिए जाने वाले हो। तो उनको झूठ बोलना पड़ा और उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं तो नाटक की ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ और उसके बाद मैं आकर बच्चों को नाटक पढ़ाने का काम किया करूँगा, टीचिंग का काम किया करूँगा। इसी तरह जब वो एनएसडी में पहुंचे तो वहाँ पर कुछ शर्तें होती थी कि आपने कितने नाटकों में अब तक काम किया है, कितने थिएटर्स किए हैं। तो क्योंकि उन्होंने एक भी थिएटर नहीं किया था तो उन्होंने वहाँ पर भी उन्हें झूठ बोलना पड़ा कि मैंने 10 नाटकों में काम किया है। लेकिन ये बात भी समझने वाली है कि जब उन्होंने 10 नाटकों के हिसाब से उनको देखा होगा तो उनको लगा कि हाँ, ये बेहतर है और इनको रखा जा सकता है, तो उन्होंने वहां एडमिशन पा लिया। इरफान साहब का कहना था कि सफलता का पैमाना इस बात से नहीं होता है कि आपने कितना नाम पैदा कर लिया, कितना पैसा पैदा कर लिया, कितनी पॉपुलैरिटी, कितनी नेम एंड फेम पाली, बल्कि सफलता का पैमाना यह है कि आप अपने काम से कितना खुश हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो नेम एंड फेम है, ये जो पैसा है, पॉपुलैरिटी है, ये सब बाय प्रोडक्ट हैं। जब आप कोई काम करते हैं तो ये अपने आप पैदा होते हैं। इरफान साहब की एक और खास बात थी, जो थी उनकी सादगी और साफ गोई। बड़े सादे अंदाज में जो बात सही लगती थी वो कह देते थे। उनको इस बात का डर नहीं था हमारे धर्म गुरु या हमारी धार्मिक पुस्तकों में लिखी हुई जो बातें हैं मैं उनका विरोध तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनका कहना यह था कि मैं अपनी जिंदगी को ही अपना गुरु मानता हूं और जिंदगी से जो सीखा है उसी को मैं अपनाऊंगा। अगर मेरे से कोई भी कुछ करने के लिए कहता है तो मैं पहले उसको अपने तराजू में तोलूंगा। अगर मुझे लगता है कि सही है तो मैं मानूंगा, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। तो उनकी ये सादगी, उनकी ये साफ गोई और उनकी ये निर्भीकता उनको बिल्कुल पूरी भीड़ से अलग खड़ा करती है। ऐसे बहुत सारे कलाकार हमारे बीच में हैं जिन्होंने अलग अलग फिल्मों में लंबे समय तक अलग अलग तरह के काम किए हैं, लेकिन जो खास बात इरफान में थी बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि इरफान साहब को हमेशा सफलताएं मिली हों, बार बार असफलताओं ने उनको घेरा। एक बार उन्होंने ये बताया था कि मुझे एक छोटा सा रोल मिला था और मैंने पूरी मेहनत से वो रोल किया और उसमें मुझे 700 रुपये मिलने थे उस दिन के लिए। तो शाम को जब मैं इंतजार करके अपने पैसे लेने गया तो उन्होंने मुझे 350 रुपए दे दिए। तो मैंने कहा जी आपने तो 700 रुपए के लिए बात हुई थी मेरे साथ। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी एक्टिंग मुझे पसंद नहीं आई और तुम्हारी एक्टिंग इसी लायक थी। इसके बाद उनके मन में एक बात आई कि हो सकता है कि मैं अभी उतनी अच्छी एक्टिंग न कर पा रहा हूं, तो मुझे और मेहनत करनी चाहिए। तो बजाय इन चीजों से हतोत्साहित होने के या डिमोरलाइज होने के, उन्होंने और दुगने जोश से वो मेहनत करनी शुरू करी और उन चीजों को पाया जो दूसरे लोग नहीं पा पाए। उनका शुरू से उद्देश्य था कि वो फिल्मों में काम करेंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि फिल्मों में क्या, अभी तो टीवी पे भी मेरे को लोग नहीं पसंद करते हैं, तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने टीवी में अपना काम शुरू किया।
तो टीवी में काम करते हुए लोगों ने जब उनकी एक्टिंग को देखा तो उससे बड़े प्रभावित हुए और लोगों ने उन्हें फिल्मों के लिए लेना शुरू किया। तो जब बॉलीवुड में उन्होंने अपना पैर जमा लिया तो हॉलीवुड से उनको कॉल आई, और एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक राजस्थान की छोटी सी जगह से निकल के आया था, वो पहले बॉम्बे जाता है, फिर उसने सीरियल्स पे काम किया, उसके बाद फिल्मों में काम किया, उसके बाद हॉलीवुड में भी अपनी धाक जमाई। तो ये उनके फोकस्ड होने का और रियलिस्टिक होने का नतीजा था और कुछ नहीं। वो भी पतंग उड़ाना पसंद करते थे और मैं भी पतंग उड़ाना पसंद करता हूँ। पतंग एक ऐसा गेम है कि जिसमें ऐसा लगता है कि हम अपने सपनों को किसी ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, और जब तक पतंग आसमान में उड़ती रहती है तब तक हमको लगता है कि हमारे सपने अपने बुलंदियों पर हैं। तो शायद ऐसी ही कोई मानसिकता इसके पीछे रही हो, और मुझे भी आज भी पतंग उड़ाना पसंद है। और इरफान साहब को भी पसंद था। वो जब कभी समंदर किनारे या कहीं भी वो अपना घूमने चले जाते थे, वहाँ अगर उन्हें कहीं कोई पतंग उड़ाता हुआ मिल गया तो वो उससे लेके पतंग उड़ाने का आनंद जरूर लेते थे, और ठीक ऐसा ही मैं भी करता हूँ। दोस्तों, ये तो उनके बचपन की पसंद की बात थी जो कि उनके आखिरी समय तक उनके साथ चली। इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको तहे दिल से भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ, और उनकी उस सादगी के लिए, उनकी उस साफ गोई के लिए, उनकी उस निडर सोच के लिए, और उनके उस नेचुरल अभिनय के लिए, जिसके लिए उन्हें पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। और जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे, जब तक अभिनय का आसमान रहेगा, तब तक ये सितारा उसमें चमकता हुआ दिखाई देगा। हम जिन लोगों ने उनकी कुछ फिल्में देखी हैं और कुछ फिल्में नहीं देखी हैं, वो लोग भी शायद अब कोशिश करेंगे कि जो उनकी बची हुई फिल्में हैं उनको देखें। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पूरी आशा के साथ कह सकता हूँ, ईश्वर ने उनको असमय बुलाया जरूर है, लेकिन अगर उन्होंने अपने पास बुलाया है तो उनको बहुत अच्छी जगह देंगे। और इन्हीं आशाओं के साथ, इसी कामना के साथ एक बार मेरा फिर उनको सलाम, उनको श्रद्धांजलि और उनको नमस्कार।